वेलकम बैक टू अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी नॉटी स्टूडेंट्स। आई होप आपने आसिफ सर को और अमीबा क्लासेस को काफ़ी मिस किया होगा। तो एंडोक्राइन आ चुका है, पहला लेक्चर आज आने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम का यूट्यूब पर। तो जितने बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम का इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन आ चुका है। So, welcome back to Amoeba classes, and today we are going to start the wonderful chapter of biology class 10th ICSE, that is the endocrine system. So, let's get started with the wonderful chapter. Okay, so switching to the endocrine system, and बस रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो जाए, रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना तो सब गड़बड़ हो जाना है। ओके, सो लेट मी शट डाउन। तुम लोग को देखो नई चीज़ भी देखेंगी, गाइडलाइंस देखेंगी। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हमने। अरे ये क्या हो गया? ओके, सो कोई भी एक बच्चा बेटा माइक ऑन करके, आर्यन या मुकुल, एक बार कंफर्मेशन दे दो इफ़ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन एंड इफ़ यू आर एबल टू सी दी हेडिंग ऑल्सो, दैट इज़ दी एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, टच पैड थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेनी मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग। दिवी, व्हाई यू आर सो लेट? ओके, आर्यन इज रिकॉर्डिंग, दैट इज एब्सोल्युटली गुड, अच्छी बात है। आर्यन बैकअप प्लान में रहता है रिकॉर्डिंग के लिए, अच्छा है। चलिए जी, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर बच्चे, हमने कुछ ज़माने पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा था, राइट? और उस ज़माने पहले जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तब हमने आपको एक टर्म बताया था। वो टर्म आप लोग बताओगे उस टर्म का नाम, जब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ में मिलके पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, कंट्रोल को, कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करते हैं। सो व्हाट वाज दैट स्पेसिफिक टर्म कॉल्ड फॉर the control and coordination of the nervous and the endocrine system together? Can anybody tell me that in the chat box or by opening the mic? Homeostasis. Excellent, Devi. SFC से ही उम्मीदें हैं हमें तो। Okay, so that is called as homeostasis, right? So homeostasis is a very very important term, a very very important part for the body. ज़रूरी है ये, और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलके हमारी बॉडी का एक स्टेडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। ओके, नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम। अरे ये हैंग हो रहा है, गलत बात है। ओके, सो सी, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम में हम कई सारे ग्लैंड्स पढ़ते हैं, हार्मोन्स पढ़ते हैं। क्या होते हैं ये सब धीरे धीरे सीखेंगे, बट अभी हम दो टाइप के ग्लैंड्स की बात करते हैं। सी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी, एंडोक्राइन सिस्टम इन द बॉडी, वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आप समझते हो, ऐसा कोई भी ऑर्गन जहां से, जिसमें से कोई सिक्रीशन हो रहा हो, काम का मटेरियल, कोई फंक्शन, अच्छा फंक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से बॉडी को फायदा होता है। So we have endocrine glands from the endocrine system only, right? अब endocrine glands के अलावा एक और टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे बेटा हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, आई होप बेटा डिले हो रहा है क्या? स्क्रीन डिले हो रही है क्या? मतलब जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं तभी आ रहा है ना स्क्रीन पर लिख के? तो ज़रा कोई अपडेट देना जल्दी से। अभी क्या लिखा हमने? अच्छा, चलो ठीक है, हमारे मोबाइल में गड़बड़ हो रही है। ये रिकॉर्डिंग शुरू होती है ना तो गड़बड़ होने जाती है। ओके, तो सुनाई दे ही रहा है, तो बीच बीच में बेटा आर्यन एंड मुकुल, आप ही दो हो जो माइक ओपन करके रिस्पॉन्स देते हो, तो बीच बीच में यस सर, नो सर ऐसे बोलते रहना, ठीक है? बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, और चैट में जिसको बातचीत करना है, चैट में, मतलब बातचीत मतलब काम की चीज़, यहाँ पे तुम लोग अपने गुलछर्रे मत उड़ाने लगना। ओके, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। नाउ ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स क्या है? वो पार्ट है बॉडी का जिसमें से सिक्रीशन होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे ग्लैंड
जिनके पास खुद की डक्ट होती है अपने सिक्रीशन के लिए। ऐसे ग्लैंड जिनके पास खुद की क्या होती है बेटा, डक्ट, ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम बात करें जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंट नेम्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड अलॉन्ग विद द रिसेंटली डिस्कवर्ड सलाइवरी ग्लैंड? कोई बताएगा भाई? पैरोटिड है, और सबमैंडिबुलर, वेरी गुड, और सबलिंगुअल, वेरी गुड, और अभी 2 महीने पहले जो नया डिस्कवर हुआ था उसका नाम कोई बताएगा? ट्यूबेरियल। ओके, आपको वो फोटो भेजी थी अपने ग्रुप में, है ना? ओके, देखा, इस तरीके से नॉलेज काम में आती है। अगर मान लो कोई आंसर दे देता सर ट्यूबेरियल, तो मतलब उसके बात ही अलग होती। और जिसको पता था आंसर और वो चुपचाप बैठा है और ये सोच रहा है कि सर मुझे तो पता था बस मैंने बोला नहीं, तो आप बेवकूफ़ हो। क्यों नहीं बोला भाई, बोल देते। ठीक है, चलिए जी। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं बेटा, सलाइवरी ग्लैंड की कौन सी डक्ट्स होंगी? सलाइवरी डक्ट्स होंगी, ऑब्वियस बात है। तो सलाइवरी डक्ट्स में किसका सिक्रीशन होगा, बोलो जल्दी से? सलाइवा का। आर्यन फटाफट से बताओ, सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलोज तो है, एक और एंजाइम जो बैक्टीरिया को मारता है, लाइजोजाइम। और ये लाइजोजाइम मुकुल कहां कहां और मिलता है लाइजोजाइम? हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी। टीयर्स, गर्व ने और दिवी ने, गर्व ने जवाब दिया, लाइसोजाइम इज फाउंड इन टीयर्स, राइट। हमारा जो स्वेट होता है ना बेटा, स्वेट ग्लैंड होता है, इसमें से भी लाइसोजाइम निकलता है। ओके, दैट वाज द पार्ट ऑफ द जनरल नॉलेज। बट एनी हाउ, सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवरी डक्ट, राइट। इसी तरीके से स्वेट ग्लैंड है बेटा, तो स्वेट ग्लैंड की डक्ट। सिबीशियस ग्लैंड है तो सिबीशियस ग्लैंड की डक्ट। मतलब कि हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे ग्लैंड हैं, उनकी खुद की डक्ट होती है, और उस डक्ट में क्या निकलते हैं, सिक्रीशंस होते हैं। तो ऐसे ग्लैंड जिनकी खुद की पर्सनल डक्ट होती है और उस ग्लैंड के सिक्रीशन उनकी खुद की डक्ट में पोर किए जाते हैं, ऐसे ग्लैंड को बेटा हमने क्या नाम दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जैसे जैसे वो एक टीवी सीरियल आता है ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो यहाँ पे है ऐसे ग्लैंड को साइंटिस्ट क्या नाम दें। तो ऐसे ग्लैंड जिनकी खुद की डक्ट होती है उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, फेंक दो इसको अब हटा के। अब आते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड पे। एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनकी कोई डक्ट नहीं होती है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि इनकी खुद की कोई डक्ट नहीं होती है। इनके सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, इनके सिक्रीशंस को हम बोलते हैं क्या बेटा, हॉर्मोन्स। ओके, द सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स, एंड द हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसकी खुद की डक्ट होगी और फिर घूम फिर के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, नहीं, ये सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और सिक्रीशन डायरेक्ट किस में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम बोलते हैं इनको हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स वर्ड आपके लिए कोई नया वर्ड तो है नहीं भाई, है ना? हाँ, शुरू से छोटे से पढ़ते आ रहे हो, जब से क्या हुए, जब से कौन बोलेगा भाई, आगे की लाइन है पता होगा। हाँ, जब से पैदा हुए हैं तब से नर्स बोले जा रही है बेटा तुम्हारा नाम हार्मोन, तुम्हारा नाम हार्मोन, बट तुमने कहा नहीं, मेरे नाम तो मेरे पापा मम्मी रखेंगे। बट एनी हाउ, हार्मोन्स आप मेरे ख्याल से 8th क्लास से तो पढ़ी आ रहे हो, राइट? पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था हार्मोन्स क्या होते हैं। ओके, तो हॉर्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, हमारी ब्रेन की ग्रोथ को करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन ना हो उसमें भी ग्रोथ करते हैं, मतलब दिमाग से पैदल ना हो, आधों का दिमाग तो घुटनों में ही होता है, तो घुटनों में ना हो, दिमाग की जगह ही रहे। तो ये सब काम, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपकी हाइट कितनी है, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपकी सांसें कितनी तेज चल रही हैं, या आपकी जो बॉडी है उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपका चेस्ट कैसा है, आपकी आवाज़ कैसी है, दाढ़ी मूछें कैसी हैं, ठीक है, ये सब कुछ मेंटेनेंस कौन करते हैं बेटा, हॉर्मोन्स। ओके, तो अब ये जो हॉर्मोन्स हैं वो अलग अलग ग्लैंड से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। अब ये जो हॉर्मोन्स है बेटा, ये केमिकल्स तो हैं,
नाउ दीज केमिकल्स दे विल अटैक वेयर टू देयर टारगेट ऑर्गन। इनका टारगेट ऑर्गन होना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, टारगेट ऑर्गन का क्या मतलब है? जैसे अगर हम बात करें, आपको जब हेडेक होता है, हेड एक, सिर का दर्द, जब हेडेक होता है तो डॉक्टर आपको एक टैबलेट देते हैं। एक कॉमन टैबलेट है अपनी, वो डिस्प्रिन या क्रोसिन, ठीक है। तो डिस्प्रिन है, तो डिस्प्रिन को क्या अपने हाथों में मल के क्या अपने बालों में लगा लेते हो या माथे पे रब कर लेते हो? नहीं, क्या करते हो, है ना, पानी के साथ उसको पी जाते हो, डिस्प्रिन हो या क्रोसिन। तो पानी के साथ पी रहे हो तो बेटा ये डिस्प्रिन क्रोसिन तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी पेट में चली गई, तो सिर का दर्द कैसे ठीक होता? सोचा कभी कि जब आपने डिस्प्रिन तो आपके मुंह के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चली गई, तो सिर दर्द कैसे ठीक हो जाता, है ना? हाँ हाँ, बोलो बोलो, वेरी गुड। ब्लड के साथ वो टारगेट ऑर्गन तक जाती है ना। अब देखो यहां पे क्या जरूरी है, इस दवाई को, इस डिस्प्रिन को या इस क्रोसिन को पता कैसे चला कि इसको दिमाग में ही जाना है? समझ रहे हो? आप क्या सिर्फ सिरदर्द की दवाई मुंह से खाते हो क्या? है बाकी की दवाई क्या जहां दर्द होता है वहां मन लेते हो क्या? ऑलमोस्ट 95%, 99% जो दवाइयां होती हैं वो मुंह से ही खाते हैं, ओरली लेते हैं, है ना। दिल में दर्द है, दिल टूट गया, कोई लड़की छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, तो दिल के दर्द की दवाई खाई जाती है, तो दिल का दर्द ठीक हो जाता है ना। कोई बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है तो सिर में दर्द होने लगता है, तो सिर दर्द की दवाई खाते हो, है ना। और मान लो आपके जो घर वाले हैं वो इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन आपको करवा रहे हैं, जा बेटा 1 किलोमीटर जाके राशन ले आ, फिर आया, अरे बेटा तू साबुन भूल गया, तो हम दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाए तो पैर दर्द हो रहा है, तो पैर दर्द की दवाई खा रहे हो। तो यहां पे इस दवाई को पता कैसे चलता है कि इसको इस जगह अफेक्ट करना है? इसको कैसे पता चलेगा कि दिल की बीमारी है, दिल में हमें अफेक्ट करना है, या सिर दर्द की बीमारी है, सिर में अफेक्ट करना है? ये तो सिंपल बीमारी है, बहुत खतरनाक दवाइयाँ भी होती हैं। तो हर दवाई के पास क्या होता है, जैसे जो हमारा बेटा टारगेट ऑर्गन होता है ना, जिस दवाई को वहाँ पे अफेक्ट करना होता है, उस टारगेट ऑर्गन के सरफेस पर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एंड दीज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। इनको क्या बोलेंगे बच्चे हम? इनको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स, राइट, सिंपल। अब ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये काम करते हैं लॉक एंड की तरह, मतलब कि हर ताले की एक चाबी। फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे साइंटिस्ट है, मान लो आर्यन है, आर्यन साइंटिस्ट है और आर्यन को सिर के दर्द की दवाई बनानी है। तो आर्यन ने सबसे पहले वो केमिकल ढूंढा जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। अब उस केमिकल को हमें खत्म करना है, उस केमिकल का इफेक्ट हटाना है। अब उस केमिकल का जो सरफेस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो अब आर्यन को दवाई बनानी है, तो उस आर्यन ने जो दवाई का स्ट्रक्चर बनाया, बेटा मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आर्यन ने उस दवाई का स्ट्रक्चर बनाया तो दवाई उसने कुछ इस तरीके की बनाई, कुछ इस तरीके की बनाई। तो आप देखो कि यहां पे क्या होगा, ये वाली दवाई जो होगी वो इसके साथ क्या कर जाएगी, कंबाइन कर जाएगी कि नहीं? या और आसान सा स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं, मान लो ये दवाई हो गई और ये क्या हो गया, टारगेट ऑर्गन, है ना। तो अगर ये हेडेक वाला केमिकल है जो सिरदर्द करा रहा है और ये उसकी क्या हो गई, मेडिसिन, तो जब मेडिसिन खाई तो ये पूरी बॉडी में घूमेगी मेडिसिन, ये मेडिसिन पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू घूमेगी, बट इसका इफेक्ट कहां होगा, सिर्फ सिर में। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा बना है लॉक एंड की तरह, तो ये वाला पार्ट इसमें फिट हो जाएगा और वो दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तो जो टारगेट ऑर्गन होता है उसके रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी दवाई के लिए। इन द सेम वे, अब ये पूरी कहानी हमने क्यों बताई दवाई ववाई वाली, इसी तरीके से बेटा हमारे ये हॉर्मोन्स काम करते हैं। कौन काम करते हैं बच्चे? हमारे हॉर्मोन्स काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन हाइट बढ़ाता है,
तो उस ग्रोथ हार्मोन को पता कैसे चलेगा कि हड्डियों में जाना है और हड्डियों की लेंथ बढ़ाना है? क्या पता वो आंखों में चला जाए और उल्लू की तरह आंखें हो जाए, बड़ी बड़ी आंखें हो जाए, है ना, और लोग देख के डर जाएं कि भाई ये कौन है ना। या मान लो आपका मेटाबॉलिज्म का रेट है, बीएमआर, हमारी बॉडी की हार्ट बीट है, कोई हार्मोन बॉडी की हार्ट बीट को बढ़ाता है, पता चला गलत जाके इफेक्ट कर दिया, पैरों में चला गया, पैरों की स्पीड बढ़ गई, फ्लैश बन गए, फास्टेस्ट मैन अलाइव, माय नेम इज बेरी एलन हो गए। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द टारगेट ऑर्गन। हमारे हॉर्मोन्स हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होके ब्लड में तो जाते हैं, बट इन हॉर्मोन्स के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जहां होंगे, अफेक्ट वहीं पर होगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो 26 बच्चे जुड़े हुए हैं, 20 तो होंगे ही होंगे जो जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। तो इस चैप्टर में बस हमें बेटा यही पढ़ना है कि कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड से निकलता है और किस में ये अटैक करता है और इससे क्या क्या होता है। और ऐसे करते 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 3-4 दिन के अंदर चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है। तो आपको हार्मोन्स, अब एग्जाम में क्या आता है भाई? एग्जाम में आता है नेम, व्हाट इज द टर्म गिवन फॉर द केमिकल मैसेंजर दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ही केमिकल मैसेंजर है भाई, कौन? हार्मोन। ठीक है। तो सब कुछ हार्मोन, सब कुछ हार्मोन्स का खेल है। आपको याद होगा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दुनिया भर के हार्मोन्स पढ़े थे। टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था हमने, एस्ट्रोजन पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन पढ़ा था। अफसोस सिलेबस से ही हटा दिया उनने। मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुकुल बेटा माइक ऑफ करो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है 10th क्लास का, जो शायद 90% ऑफ द बच्चे कभी जिंदगी में पढ़ेंगे ही नहीं, वही चैप्टर 10th के सिलेबस से हटा दिया। बट आप लोग किस्मत वाले हो, आसिफ सर से आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। जिन्होंने पढ़ लिया बेटा जिंदगी भर याद रखोगे वो चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है ना? बाकी तो फिर आती जाती रहती हैं चीज़ें। चलिए जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बेटा बात करें तो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो होते हैं और कौन कौन से हैं जो सिलेबस में है और नहीं है, कौन कौन से हैं जो नहीं है फिर भी पढ़ेंगे और जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट, अच्छा एच हमने लिख दिया, बट आगे का हम आपसे पूछेंगे कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। गर्व ने भी आंसर दिया। मुकुल, कैन यू नेम ऑल द 5 functions of hypothalamus right now? ओके, कोई बात नहीं, गर्व आंसर दे रहा है चैट में, गर्व लिखते चलो। टेम्परेचर रेगुलेशन, दैट इज थर्मोस्टेट। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फिर भूख लगना और प्यास लगने को क्या बोलते थे साइंटिफिक टर्म? एपेटाइट नहीं, एपेटाइट एक अलग वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड था, किसी को याद नहीं है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया इज थर्स्ट, पॉलीफेगिया इज हंगर। 4 फंक्शन ये हो गए। और 5वां फंक्शन हमने हाइपोथैलेमस का पढ़ा था कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड में काम करता है। तो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा वो हम पढ़ेंगे कौन सा? थैलेमस। कौन सा बेटा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन में होता है, हमने नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी पढ़े हुआ है। हाइपोथैलेमस के बाद हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी के बाद हम पढ़ने वाले हैं थायराइड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन आया भैया? तान्या यादव। चलो अच्छी बात है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड। थायराइड के बाद एक और ग्लैंड आता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस, जो हम नहीं पढ़ेंगे। पिट्यूटरी के बाद एक और ग्लैंड आता है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। उसके बाद थायराइड के बाद फिर होता है हमारे पास पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के बाद है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और ज़रूरी हैं। कौन कौन से बेटा? पैनक्रियाज है, थायराइड है, और साथ में आपका 2 ही है क्या सिलेबस में? पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, 4 तो हैं।
पेनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी। बाकी बोनस में आपको हाइपोथैलेमस हम दे देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अच्छा, एक चीज़ और याद आई हमें अभी अभी, ये और देख लेते हैं। जैसे डक्टलेस ग्लैंड कौन से होते हैं बेटा, जिनकी कोई डक्ट नहीं होती और उनका सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में पोर होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और बेटा गर्भ एक्सो मत लिखो, ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से। डक्टलेस ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड, और ऐसे ग्लैंड जिनकी डक्ट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट बेटा कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। सो दोस टाइप ऑफ ग्लैंड विच शो बोथ टाइप ऑफ नेचर, दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड। कौन से बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड का सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कौन सा, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कैसे एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू था एक एंडोक्राइन सिस्टम का कि किस तरीके से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जो हार्मोन्स निकालते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। आपको बताएं कि जो हमारा दिल है, दिल का दरिया जो बह ही जाता है, ये दिल से भी एक हार्मोन निकलता है, ANF बोलते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अभी काम का नहीं है, बट हम आपको बस बता रहे हैं कि हमारा दिल है वो भी हार्मोन निकालता है, हमारी किडनी है वो भी हार्मोन निकालती है, समझ रहे हो। तो हार्मोन्स बहुत सारे ग्लैंड से निकलते हैं, बट अभी छोटी क्लास है, 10th क्लास है, अभी कितना ही पढ़ोगे। तो जितना है सिलेबस में उस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा, यहीं से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और फिर मार्क्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बाकी जब भी एग्जाम्स हो आपके, मई में एग्जाम्स हो या अप्रैल में हो पता नहीं, हाँ मार्च में तो नहीं होंगे जहाँ तक है, बट ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे हाइपोथैलेमस से, ओके। तो यहाँ पे अच्छा एक और ऐड कर लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, गोनेड्स जिनको हम बोलते हैं, गोनेड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, दो बताओ भाई, नहीं पता, टेस्टीज, ओवरीज, ठीक है, टेस्टीज और ओवरीज, ठीक है। चलिए तो नंबर फर्स्ट हेडिंग हम शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से। कभी कभी तुम लोग को सोचते हैं डिटेल में नहीं पढ़ाएं, बट तुम लोग की जब एनर्जी हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे हैं और मज़े से पढ़ रहे हैं, तो फिर लगता है कि पढ़ाई दो भाई। हाँ कितने सारे हैं, 27, कोई तो डुप्लीकेट भी आए हैं लोग। यहाँ पे बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो हमारे में क्यों गायब हो गई है, ठीक है आ रही है, ओके। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, फटाफट से बताओ भाई, मुकुल, गर्व, दिवी, शिफा, कोई भी, कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। नर्वस सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो पता होना चाहिए। बोलो 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 जल्दी से। हाँ, नाम में ही उसकी लोकेशन है बेटा। चलो आर्यन तो नहीं बता पाएगा, कोई बात नहीं, बट बाकी जो 10th क्लास वाले हैं बेटा वो तो बताओ। मुकुल आपकी आवाज़ नहीं आई, बिहाइंड, क्या क्या हरकतें कर रहे हो तुम लोग। बिलो व्हाट, अंडर द सरफेस ऑफ द ब्रेन, वाह वाह, कॉर्पस के अलग, वाह वाह बेटा, नाम सामने स्क्रीन पर देखो, वही उसकी लोकेशन है। हाइपो का मतलब क्या, बिलो, किसके बिलो, आगे क्या लिखा है, थैलेमस। भाई तो तुम लोग को मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि तुम लोग पुराना सब कुछ भूल गए हो। तो हाइपोथैलेमस बेटा थैलेमस के नीचे होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये लिखना है, इट इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस, खत्म, इन द ब्रेन। मतलब फिर ऐड करना हो तो दुनिया भर का ऐड कर लो। हम आपको बेटा फोटो भेजेंगे, जितने भी बोर्ड एग्जाम में लोकेशंस आती हैं ना, कि ये कहाँ लोकेटेड है, ये कहाँ लोकेटेड है, इसकी लोकेशन क्या है, वो पूरा एक पेज में आपको, 3-4 पेज है, उसकी फ़ोटो हम आपको भेजेंगे। तो उससे उसकी एग्जैक्ट जो बोर्ड में पूछी जाती है, जो बोर्ड में आंसर कीवर्ड्स चलते हैं, वो हम आपको लोकेशन भेजेंगे, एग्जाम के लिए तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए जी, हाइपोथैलेमस की बात करें तो हमें पता है ब्रेन में होता है, नर्वस सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके काम की बात करते हैं, जो 5वां फंक्शन होता है कि इसका काम
एंडोक्राइन सिस्टम में होता है। तो क्या काम होता है, लेट्स सी कि ये हाइपोथैलेमस भाई सब जो है हमारे क्या काम करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ऑब्वियस है कि वो किसका सिक्रीशन करेगा, हॉर्मोन्स का। ठीक है, अब ये हॉर्मोन्स ना दो किस्म के होते हैं। ठीक है, ये दो हॉर्मोन्स कैसे होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स, RELEASING। कौन से, एक होते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स, दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर्स। इनहिबिटिंग फैक्टर्स, या इसको हम रिलीजिंग हार्मोन्स बोल देते, शॉर्ट में अगर चाहो तो RH रिलीजिंग हार्मोन, और इसको शॉर्ट में चाहो तो IH इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीज का मतलब समझते ही हो, दे धनाधन हार्मोन निकलता ही जा रहा, निकलता जा रहा, निकलता जा रहा। और उन हार्मोन को रोकने के लिए कौन सा फैक्टर निकलेगा, इनहिबिटिंग फैक्टर, है ना। इनहिबिटिंग फैक्टर उस हार्मोन को रोकने का काम करेगा ताकि और ना निकले। ठीक है, जैसे जनरली आप लोग के घर पे क्या होता है कि भाई आपके जो पापा हैं वो दे धनाधन आप में झापड़ मारते जाते मतलब रिलीजिंग फैक्टर। और फिर अचानक से मम्मी आ जाती है, अरे मेरा लाडला, अरे मेरा बेटा मत मारो, मेरा जिगर का टुकड़ा। तो मम्मी किसका काम करी, इनहिबिटिंग फैक्टर का। इनहिबिटिंग फैक्टर किस पे अफेक्ट किया, आपके पापा पे जो रिलीजिंग फैक्टर थे, और आपकी दे धनाधन जो कुटाई हो रही थी वो रुक गई और आप जिंदा बच गए। ठीक है, तो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं सो इट विल बी अ रिलीजिंग फैक्टर, और उसको रोक रहे हैं सो दैट विल बी अ इनहिबिटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट रिलीजिंग फैक्टर्स एंड द इनहिबिटिंग फैक्टर्स, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पर सिंपल सा GnRH। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नए नए नाम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनना और पढ़ना। ठीक है, ओके चलिए। तो GnRH इट स्टैंड्स फॉर, RH का मतलब आपको पता ही है, GN हम लिख दे रहे हैं गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाउ इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देयर आर 3 काइंड ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहला है FSH-RH। को फुल फॉर्म आप लोग में से कोई बोले भाई, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आई होप फुल फॉर्म तो FSH का पता ही होगा, जस्ट इन केस पता हो तो। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल हमने ओवरीज और टेस्टिस के अंदर पढ़ी थी, तो उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। अगला हार्मोन होता है LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फंक्शन अगर पता हो आपको तो बताते चलो, सिलेबस से हट गया है रिप्रोडक्टिव, बट फिर भी एंडोक्राइन के अंदर तो है ना। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या कराता था ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता था, ओव्यूलेशन। वेरी गुड आर्यन, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन जो काम होता था दैट इज बिकॉज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, उसके बाद फिर आता है एक ICSH रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन मतलब ICSH का मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फुल फॉर्म हम आगे लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं, आगे आएगा दोबारा से। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये हार्मोन वगैरह जो टेस्टीज में जो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन है वहाँ कुछ ना कुछ करते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम। ठीक, ये तो हो गए गोनेडोट्रोपिन के हार्मोन्स। ठीक, इसी के साथ साथ फिर और कौन कौन से हार्मोन है, जैसे ACTH। हाँ जी बोलिए। विकास दुबे, वे दुबे जी कौन है भाई, दुबे जी गलत बात है भाई, चलो चला गया। अब बेटा प्रॉब्लम ये है ना, लिंक पूरे ग्रुप में गया है, और अ, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, है ना। बट खैर अच्छी बात है, आप लोग ने बता दिया। अब इन बच्चों का क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये लोग ऐसे बच्चे हैं, मूड ख़राब तो कर ही देते हैं। मतलब क्या मिल जाता है इन लोग को गाली वाली दे के, और ख़ुद तो पढ़ना नहीं होता है इन लोग को, और फिर पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। बाकी बेटा आप लोग के ऊपर है कि जो लिंक हम आपको भेजते हैं उसको प्राइवेट रखा करो, मतलब
अपने आप में ही रखा करो, किसी को फॉरवर्ड मत किया करो ऐसे लोगों को जो इस तरीके का काम करें। चलो ठीक है, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं और अच्छी बात है, आपने बता दी तो वो भाग गया, दैट इज़ गुड। बाकी और कोई खुरापाती हो तो हमें बता देना, बाकी स्क्रीन पर फोकस करते हैं, ठीक। ऐसे लोगों को कोशिश करो कि बस हमें बता दो, अच्छी बात है, बाकी इग्नोर करो। ऐसे लोगों को आप लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाएगा तो उसे लगेगा कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो क्योंकि वो ऐसे बच्चे तो मज़े करने आ रहे हैं, और आप लोग अगर उन्हें रिस्पॉन्स दोगे कि तमीज़ से बात कर और ये क्लास है, तू कौन है, तो वो और मज़े लेंगे, क्योंकि अपन को पता तो चल नहीं रहा है कौन। ओके, सो चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो हार्मोन है दैट इज ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। आप कहोगे हैं सर ये क्या, कौन सा फुल फॉर्म बोल दिया। अभी फुल फॉर्म आगे हम आपको लिखवाएंगे, सो नो नीड टू वरी। ओके, तो ये क्या करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल ग्लैंड है, वहाँ कहीं काम करता है, ठीक। फिर एक होता है PRLRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, मिल्क के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं काम में आता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से बेटा ये तो हो गए जैसे ये हो गए जैसे रिलीजिंग हार्मोन्स, ओके। फिर कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे GnIH, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ACTH, IH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, PRLIH, मतलब जो हमने रिलीजिंग हार्मोन पढ़े वही उसका उल्टा हो गया, इनहिबिटिंग हार्मोन। अभी क्या करते हैं, क्या क्या काम है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बट 6th और 7th हार्मोन जो हम आपको बता रहे हैं, इनको दिमाग के अंदर ड्रिल मशीन से गाड़ लेना, क्योंकि यहीं पे गलतियां होंगी एग्जाम में। सरिता अग्रवाल में भी सही लिखा है एक जगह, सेलिना में गलत लिखा है, ठीक है, बट 10th के अकॉर्डिंग सबको सही है। सुनो ध्यान से, एक हार्मोन है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन बेटा, ऑक्सीटोसिन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा ना, और ये हमने पढ़ाया था आपको ऑक्सीटोसिन। और दूसरा हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए खूबसूरत सी राइटिंग बना के लिख रहे हैं हम। वासोप्रेसिन को हम ADH भी बोलते हैं। इन दोनों, ध्यान से सुनना, इन दोनों हार्मोन का बेटा सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन इन हाइपोथैलेमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रख लेना। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, इन दोनों का सिक्रीशन हाइपोथैलेमस में होता है। दिमाग में डाल लो भाई, ठीक है। ये फुसफुस फुसफुस आवाज आ रही है, सभी लोग जो जो सुन रहे हैं अपना माइक ऑन करके ऑफ करो, अपने आप सही हो जाएगी वो। बस बस हो गई सही, हो गई सही, शाबाश, वेरी गुड। लेवल 1 तुम लोग ने पार कर लिया है। चलिए जी, तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स है। अब आप कहोगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, अरे सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी डिटेल में कहीं नहीं जाना है, ठीक। ओवरव्यू है सिर्फ, बस रेड वाला जो हमने लिखा है ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, इन दोनों को आप ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का सिक्रीशन होता है। अब यहां ध्यान से सुनना, ये जो हाइपोथैलेमस इतने सारे फैक्टर्स को रिलीज कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स पिट्यूटरी ग्लैंड में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। जब ये हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे उसके हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए या रोकने के लिए। मतलब कि अगला ग्लैंड जो है, अगला ग्लैंड कौन सा बेटा, पिट्यूटरी। नया पेज कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट ग्लैंड जो है बेटा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में जरा सा था, अभी पढ़ते हैं अपन धीरे धीरे। और अगला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होता क्या है समझते हैं। ये हमने बना दिया हाइपोथैलेमस, थैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक ऐसी डंडी निकलती है, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से एक मटर के जितना, किसके जितना, मटर के दाने के जितना गोल गोल, गोल मटोल, पी साइज्ड, पाइसम सटाइवम जितना एक ग्लैंड होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, पिट्यूटरी।
क्या नाम दिया बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंपल, ओके। अब ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस से जो हॉर्मोन्स बन रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, इनको हाइपोथैलेमस से जाना कहाँ है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो अब भाई बीच में इलॉन मस्क की वर्जिन हाइपरलूप तो है नहीं, है ना? जो टेक्नोलॉजी से माहिर हैं वो समझते होंगे हाइपरलूप क्या है। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक हाइपरलूप तो है नहीं, या शताब्दी एक्सप्रेस तो दौड़ती नहीं है कि भाई चले जाएंगे। तो भाई हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में जाएंगे? तो उनके लिए बेटा एक कनेक्शन होता है, किसका? कैपिलरीज का। किसका कनेक्शन होता है बेटा? ये हमने बना दी क्या? ये एक कनेक्शन हमने बना दी किसकी? कैपिलरीज की। ठीक है, तो कैपिलरीज में एंटर किए हॉर्मोन्स और सीधे कहां रिलीज कर दिए? पिट्यूटरी में। ठीक है, क्लियर है ये भाई? दूसरा एक और सिस्टम होता है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। मतलब कि यहां पर ये न्यूरॉन होगा और ये न्यूरॉन का एक्सॉन और ये टर्मिनल एंडिंग। तो दो तरीके से हॉर्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से कहां पहुंचते हैं बेटा? पिट्यूटरी में। और ये जो बीच में स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिससे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडीबुलम। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? इनफंडीबुलम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या सीखे कि अगर हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन जाना है तो दो ऑप्शंस हैं, या तो कैपिलरी से या न्यूरॉन से, NEURON। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैपिलरी से कौन से हार्मोन जाएंगे और न्यूरॉन से कौन से हार्मोन जाएंगे? तो न्यूरॉन से वो हार्मोन जाएंगे जो हमने रेड कलर से लिखे थे। नाम बोलो कौन कौन से थे वो दो हार्मोन? वेरी गुड, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन कहां होता था? हाइपोथैलेमस में। न्यूरॉन के थ्रू वो जाते हैं पिट्यूटरी में और पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। ये सेंटेंस दोबारा से सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन का सिक्रीशन होता है, बट ये दोनों हॉर्मोन्स स्टोर कहां होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ठीक है, बाकी के जो हॉर्मोन्स हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के, सबके सब किसके थ्रू आएंगे बेटा? कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू पिट्यूटरी में आ जाएंगे। अब देखते हैं कि पिट्यूटरी है क्या एक्चुअल में। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मटर के दाने के साइज जितना होता है, बट अभी क्योंकि हमें अच्छी तरह पढ़ना है तो उसको हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एक हड्डी के उसमें, हड्डी के उसको क्या बोलेंगे, गड्ढे को क्या बोलेंगे, एक अच्छा सा वर्ड, डिप्रेशन। हाँ, एक हड्डी में एक डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन को हम दीपिका पादुकोण वाला डिप्रेशन नहीं बेटा, ठीक है ना, सुशांत सिंह राजपूत वाला गड्ढे वाला डिप्रेशन कह रहे हैं। तो ये हड्डी का ये डिप्रेशन हमने बना दिया, ब्लू कलर से ये हड्डी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? ये ब्लू कलर से हड्डी हो गई। तो ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है बेटा, दिस होल और दिस डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। आप कहोगे सर क्या क्या नाम है? अब है तो है, क्या बोलेंगे बेटा इसको? सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका, सेला या बेला चाहो जो भी तुम लोग को पता है। तो सेला टर्सिका इज द नेम ऑफ द कैविटी, द डिप्रेशन दैट इज इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड इज केप्ट। ठीक, अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को गौर से देखो, मन की आंखों से देखो, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा क्या होता है? 3 चैम्बर होते हैं, या 3 चैम्बर की बात कर रहा है, अरे हार्ट थोड़ी है, 3 पार्ट्स होते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब ध्यान से समझना 1, 2 और 3 का मतलब क्या है। ये पिट्यूटरी की लोब्स होती हैं। लोब्स को समझते हो ना, पार्ट्स होते हैं। अब फटाफट से बैक टू द पास्ट हम जाते हैं और हमें याद दिलाओ कि PARAM क्या है?
पाइसेस के बाद एप्स डायरेक्ट आ गया। एम्फीबियन बेटा, है ना। पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। अब ध्यान से सुनना जो हम कहने जा रहे हैं। पी से लेके ए तक, मछलियों से लेके मेढक तक, या सॉरी मछलियों से लेके चिड़िया तक, सबके पिट्यूटरी में कितनी लोब्स होती हैं? 3 लोब्स होती हैं। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जाता है, ये परम जो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो एवीज के बाद जो मैमल्स है बेटा, तो जो तीसरा लोब होता है ना, ये जो हमने बनाया डायग्राम में, तीसरा लोब दिख रहा है पतला सा, ये तीसरा लोब डिमिनिश कर जाता है और सिर्फ कितने बचते हैं? 2 लोब्स। मतलब कि होता क्या है, हमारे मैमल्स की बात करें, सो दिस थर्ड लोब इट मर्जेस विद द, कौन से लोब के साथ मर्ज हो गया ये थर्ड लोब? इट मर्जेस विद द फर्स्ट लोब। तो अगर हम बेटा मैमल्स की बात करें, हम इंसानों की, आदमियों की बात करें, जैसे मैं जो हूं वो आदमी हूं, आप लोग कौन हो? आप लोग जानवर हो। तो अगर हम अपने मैमल्स की बात करें तो वी हैव ओनली 2 लोब्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, और इनका फर्स्ट लोब का नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर की स्पेलिंग आती है ना तुम लोग को? अरे क्या गड़बड़ हो रही है, स्पेलिंग बोलो क्या होती है? ANTERIOR। ठीक है, ठीक। तो एक हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा कौन सा लोब हो गया बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दूसरा कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और अगर तीसरा जो लोब होता है, जो पारा में होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज मिडिल पिट्यूटरी या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, मतलब 2 पिट्यूटरी के बीच का या 2 लोब के बीच का। अब इनके भी साइंटिफिक नेम है बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। कोई बताएगा पोस्टीरियर का नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों है? शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि न्यूरॉन्स वाला पार्ट इस तरफ आता है, जो कौन से हॉर्मोन्स को लेके आएगा? नाम भी बता दो जल्दी से। वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो जल्दी से हमें ये बता दो कि वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब में स्टोर होंगे? पोस्टीरियर में होंगे। देखो अपने आप याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 हार्मोन को स्टोर करता है। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। ये तो अपने आप याद हो गया आपको। अब रही बात कौन सी बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स और उनके फंक्शंस देखते हैं। टोटल 7 हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, एक एक करके हम सीखते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को डाउट हो तो पूछो, बोलिए आ रहे हैं। वो बेटा एवोल्यूशन के बेसिस पे है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मिडिल पिट्यूटरी के सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी जहां मैच करती है वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। जैसे आर्यन की बात करें, अगर आर्यन इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहेगा तो आर्यन और इंटेलिजेंट हो जाएगा। बट आर्यन ऐसे लोगों के साथ उसने दोस्ती कर ली जो डफर हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, गलत संगति वाले हैं, तो एक दिन आएगा जब आर्यन भी बिगड़ जाएगा। तो अब आर्यन की मर्जी, वो क्या डिसाइड करता है? तो भाई मिडिल पिट्यूटरी ने ये डिसाइड किया कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ जाएगा, वहीं उसका फायदा है। ठीक, बाकी चलिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा 7 हार्मोन होते हैं, 7 हार्मोन्स। उन 7 हार्मोन्स के आपको नाम अभी के अभी याद करना है। फुल फॉर्म हम साथ में लिखते चलेंगे, आपको बस स्क्रीन पर देख के आंखें बंद करके याद करना है। ठीक है, दोनों काम एक साथ कर सकते हो, स्क्रीन पर देख भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो, दोनों करके। सबसे पहला हार्मोन कौन से शुरुआत करें? सही हो गया। सबसे पहला हार्मोन हम शुरुआत करते हैं नहीं, सबसे पहला हम जी से करते हैं। अरे मिटर जा। GH का फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नाम में ही काम आपको समझ में आ जाएगा। पहला हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन है हमारे पास FSH। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अगर आपको oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस याद हो, अब सिलेबस में नहीं है इस साल, आर्यन के सिलेबस में आएगा अगले साल।
तीसरा है ACTH, इसका फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। डेफिनेशन आती एग्जाम में, डिफाइन ट्रॉपिक हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन जो निकलते कहीं से हैं बट उनका टारगेट ऑर्गन कहीं और होता है ना, कहीं पे नजर कहीं पे निशाना, उस टाइप का काम। ठीक है, मतलब निकल पिट्यूटरी से रहे बट इसका इफेक्ट जो है वो कहीं और होता है, ऐसे हार्मोन्स को हम ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। ACTH के बाद फंक्शन अभी बताते हैं धीरे धीरे। ACTH के बाद अगला जो है हमारा सबसे अच्छा कौन सा लिखे हैं, तीनों है, चौथा लिख देते हैं चलो, LH का फुल फॉर्म पता ही है आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। निमीश है अभी भी, चला गया निमीश। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद है ICSH, निमीश हैगा अभी, चलो अच्छी बात है। इंटरस्टिशियल याद करते चलो बेटा सब लोग, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद 6th है PRL, इसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोलैक्टिन। और एक हार्मोन और कौन सा छूट रहा है जो दिमाग में नहीं आ रहा है, नहीं वो तो अलग से है, ADH नहीं, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल, ACTH, LH, ICSH, PRL, एक और छूट रहा है, दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। चलो, या तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, या तो काम का नहीं होगा, या तो होते ही नहीं होगा, बट आ जाना चाहिए साथ। चलो आएगा याद तो देख लेंगे, बाकी मेन हार्मोन्स तो हमने यहाँ पर लिखवा ही दिए हैं। TSH, शाबाश, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये कैसे छूट गया। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो बहुत बढ़िया, याद दिलाने के लिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड पढ़ाते ना तब याद आ जाता। चलो खैर, तो यहाँ पे बेटा 7 हार्मोन्स हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दीज आर द हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, वहीं अगर हम कंपेयर करना चाहें किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो फटाफट से बताओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन स्टोर होते हैं। स्टोर्स, पहला ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन का एक नाम और था, क्या बोलते थे इसको, कौन सा हार्मोन, लव हार्मोन। हिचक के क्यों बोल रहे हो लव हार्मोन, शर्म आ रही क्या बोलने में। एंटी लव का चक्कर है बाबू भैया, लव का चक्कर। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलिए ठीक है, ADH का एक नाम और है, इसको हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज क्योंकि हम ले ही रहे हैं, तो तीसरा जो लोब होता है कौन सा, मिडिल पिट्यूटरी। मिडिल पिट्यूटरी से जो बेटा हार्मोन निकलता है वो निकलता है MSH। क्लास 9th चैप्टर स्किन, कौन बताएगा ये, MSH, शाबाश। मेलेनो, एक्चुअली ये है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा तो मेलेनिन बनेगा, और मेलेनिन आपको पता है कि ये क्या करता है, स्किन के कलर को डिफाइन करता है। मेलेनिन ज़्यादा होगा तो स्किन डार्क होगी, मेलेनिन कम होगा तो स्किन लाइट होगी। एंड दिस हार्मोन जो है ये हमारे मछलियों में होता है, इधर उधर होता है, जिसकी वजह से वो कलर वगैरह आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा वर्ड यूज़ किया, कॉम्प्लेक्शन। ठीक, तो मिडिल पिट्यूटरी का जनरली MSH मेलेनिन से काम होता है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को एक एक करके, सिर्फ सुनना है अभी आपको। ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन में जैसा आपको पता है कि ये क्या काम करेगा,
इंसान की ग्रोथ। जब आप छोटे से बच्चे थे, नादान से मासूम से बच्चे, नर्स की गोद में थे, जब नर्स आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रही थी कि बेटा पढ़ ले, 10-12 साल बाद तेरे को आसिफ सर पढ़ाएंगे, तब रिवाइज हो जाएगा, बट आपने उस टाइम नर्स की बात नहीं सुनी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, जब आप छोटे थे अभी इतने बड़े हो गए हो, है ना, और धीरे धीरे आपकी हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। दिमाग नहीं बढ़ रहा है, दिमाग में विकास दुबे जैसे लोग आ जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे दिमाग नहीं बढ़ रहा है, बट हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हाइट कौन बढ़ा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। हड्डियों को लंबा लंबा कर रहा है। छोटे से बच्चे थे तब हड्डियां छोटी थी, अब धीरे 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 आप क्या हो रहे हो, लंबे होते जा रहे हो। बट ऐसा तो है नहीं कि लंबे होते होते बुर्ज खलीफा तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एक टाइम आएगा जब आपकी हाइट रुक जाएगी। ठीक, तो ये ग्रोथ हार्मोन का काम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फॉलिकल से रिलेटेड है, उसको नहीं पढ़ेंगे। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या है, एड्रिनल ग्लैंड पे अफेक्ट करेगा ये। अब एड्रिनल ग्लैंड पे कैसे अफेक्ट करेगा वो हम एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ेंगे। लूटिनाइजिंग हार्मोन, आर्यन ने फटाफट से जवाब दे ही दिया था कि 14th डे पे ये ओव्यूलेशन कराता है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोई बताएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरस्टिशियल सेल का एक और नाम क्या है? उम्मीद है नहीं वैसे किसी से हमें, बट फिर भी अगर बता देते हो तो सोने पे सुहागा। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पढ़े थे, अब सिलेबस में नहीं है तो क्यों ध्यान दोगे। इंटरस्टिशियल सेल का एक और नाम है लीडिक सेल, और ये लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीट करते हैं। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से इंटरस्टिशियल सेल निकलेगा, ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा, फिर वो इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन निकालेगा, फिर वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्म्स बनेंगे, और उसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपकी दाढ़ी मूछें आ रही हैं, उसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपकी जो आवाज़ है वो भारी हो रही है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। प्रोलैक्टिन की बात करते हैं। प्रोलैक्टिन का वन वर्ड आंसर है मिल्क प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नहीं बेटा, मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत होती है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है तो मिल्क कहाँ से आएगा, है ना। तो जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, उसमें किसका प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। और मिल्क के प्रोडक्शन में कौन सा काम हार्मोन आएगा, प्रोलैक्टिन। कौन बताएगा कि मेमरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड डैश ग्लैंड्स? गलत जवाब। 10 बार बोला है कि 99% बच्चे सेबेशियस लिख के आते हैं, जो कि गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? प्रखर नहीं बेटा, स्वेट ग्लैंड, सुडोरीफेरस को स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। ये मत भूलो बेटा। आपको लग रहा है कि ये तो सिंपल है, बट अभी आप ना आगे 12th के बाद ना जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, करंट अफेयर्स की तैयारी करोगे, और छोटे छोटे जीके के पॉइंट्स को आप पढ़ोगे ना, तब यही पॉइंट्स आपके उस फाइनल एग्जाम्स में काम आएंगी। जब आप लोग रेलवे की तैयारी करोगे और शायद कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करोगे, वहाँ पे साइंस आती है। साइंस के 15-20 क्वेश्चन आते हैं। उन 15-20 क्वेश्चन में बेटा साइंस के ना 15 क्वेश्चन वही होंगे जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी के। इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि अभी हम याद करके करेंगे क्या बेटा, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी ये काम में आएंगे, भूलो मत, ऐसी चीज़ है। बिल्कुल काम में आता है। देखो मुकुल ने तो एनडीए का दिया भी था, एनडीए में ही आ जाते हैं, हाँ ना। तो एग्जैक्टली तो 10th क्लास तक की पढ़ाई ऐसी होती है जो जिंदगी भर काम में आती है। चलिए एनी हाउ, तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा। तो बाकी तो सबके फंक्शंस दूसरे ग्लैंड से कनेक्टेड है, बट एक ग्लैंड है, सॉरी एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, किसका प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन करना। अब बेटा इन सब में हमें सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की बीमारियों पर फोकस करना है। किस पर, ग्रोथ हार्मोन की बीमारियों पर हमें फोकस करना है। तो 5 मिनट है, बीमारी और पढ़ लेते हैं और फिर कल हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से शुरुआत करेंगे। तो डिसीजेस पढ़ लेते हैं हम ग्रोथ हार्मोन की। अब समझना, बोलिए आर्यन क्या कह रहे हो? ओके बताइए। ड्वार्फिज्म एंड जाइगेंटिज्म दोनों ही सही है, बिल्कुल सही। अब देखो भाई, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उस छोटे से बच्चे में
यहाँ पे अच्छा दो चीज़ें लिख देते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक बच्चा और दूसरा बड़ा, ADULT, एडल्ट। बेटा इस चैप्टर में हम दो वर्ड बार बार यूज करेंगे, अंडर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, कौन कौन से, ओवर और हाइपर और अंडर और हाइपो। ओवर हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा, अंडर और हाइपो का क्या मतलब है, कम। ठीक है, अब बच्चों में समझना, जो छोटे से नादान से मासूम से बच्चे हैं, अगर इनमें अंडर सिक्रीशन हुआ किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी बेटा। और जब हाइट नहीं बढ़ेगी इनकी तो ये छोटे रह जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ड्वार्फ हो जाएंगे। और बीमारी का नाम क्या, ड्वार्फिज्म। इन्हीं बच्चों में, ध्यान से सुनना, इन्हीं बच्चों में अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल गया तो हैं तो ये बच्चे, बट इनकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल लोगों से ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो बीमारी का नाम क्या है, जाइगेंटिज्म। ड्वार्फिज्म, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे में अगर हार्मोन बन ही नहीं रहा है तो ड्वार्फिज्म, बहुत ज्यादा बन गया तो हाइट बढ़ जाएगी तो जाइगेंटिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं एडल्ट्स में। अब एडल्ट्स में बेटा, एडल्ट हो गया, अब अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा तो क्या वो छोटा हो जाएगा क्या, नहीं। मतलब कि अंडर सिक्रीशन की कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी है वो लंबा हो गया, अब वो उसमें ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है तो वो वहां पे छोटा सा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, बट अगर हम वहीं एडल्ट में बेटा ओवर सिक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या नाम बच्चे, इस बीमारी का नाम है एक्रोमेगैली। और एक्रोमेगैली में क्या होता है, उसको देखा आपने द ग्रेट खली को, है ना, जो जो वो शक्ल होती है ना, वो शक्ल एकदम गोरिल्ला जैसी हो जाती है, बड़ा सा चेहरा हो जाता है। अब हाइट तो बढ़ गई जितनी बढ़नी थी। अब ऐसा तो है नहीं ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलेगा तो भाई साहब बुर्ज खलीफा तक पहुंच जाएगा। अक्षय कुमार का गाना है ना, मेरे को दिला दूं बुर्ज खलीफा। तो ऐसा तो है नहीं कि अक्षय कुमार की जगह खली गाना गाने लगेगा। तो एक्रोमेगैली में बेटा बंदर जैसी वो शक्ल हो जाती है, बड़ी सी शक्ल हो जाती है गोरिल्ला जैसी, और गाल बिल्कुल खतरनाक से, खली को देखा ही है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट, एक्रोमेगैली। तो ये तीन बीमारियां हैं और तीनों बीमारियां आपको पता होना चाहिए कि कब हो रही हैं। बच्चे में कौन कौन सी बीमारी हो रही है और बड़े में कौन कौन सी। ड्वार्फिज्म और जाइगेंटिज्म किस में होता है, कब होता है, और एक्रोमेगैली किस में होता है, कब होता है। तो ये बीमारी आपकी किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। ठीक, आज के लिए एंडोक्राइन सिस्टम इतना काफ़ी है, बहुत डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा दिया है। बुक से पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा सेलिना से रीड कर लेना तो और समझ में आ जाएगा। कल हम जो दूसरा पिट्यूटरी है कौन सा, पोस्टीरियर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो YouTube वालों, अगर आप अभी तक देख रहे हो, वैसे उम्मीद किसी से नहीं है YouTube पे कोई यहाँ तक देख रहा होगा, बट फिर भी अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।